बिल्कुल, सही। थैंक यू जी, सर। प्लीज़ सिट डाउन। हाँ, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई बिहार बोर्ड से किया है। इसके बाद मैंने आईआईटी मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2016 में बीटेक किया और बीटेक करने के बाद मैं कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर, उसमें एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम किया 2 इयर्स। देन 2018 में मैं मास्टर्स ऑफ साइंस की पढ़ाई के लिए जर्मनी के म्यूनिख में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में एडमिशन लिया और इसके बाद मैं अभी लास्ट 5 ईयर से जर्मनी में ही टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नाम की कंपनी में एज एन ऑटोमोटिव सिस्टम्स इंजीनियरिंग की तरह काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं मेनली इलेक्ट्रिक कार्स के जो चार्जर होते हैं ऑन बोर्ड चार्जर, उसकी हार्डवेयर डिज़ाइन एंड टेस्टिंग के लिए काम करता हूँ। आप ऑलरेडी जर्मनी में भी जॉब कर रहे हैं। जी सर। जॉब करते हुए बीपीएससी आपने दिया है। जी सर। क्या वहाँ पे पर्क है आपका पैकेज? सर पैकेज वहाँ यूरो में एनुअल पैकेज है। हुँ, प्रोबेबली सर ऑन रिकॉर्ड मैं ये पैकेज बोलना है आप विद अच्छा, योर परमिशन अवॉइड अच्छा, करूँगा। अच्छा। ओके। कोई और तो जर्मनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो फिर यहाँ बिहार में आप सर्वाइव कर पाएँगे इस एनवायरनमेंट में? सर फॉर श्योर, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस बिहार है और मैंने अपनी 10वीं तक की 10th टिल 10th व्हेन मैं 15 साल का था, तब तक मैं बिहार में रहा हूँ और यहाँ के बिहार के एक छोटे से गाँव से मैं बेसिकली आता हूँ और यहाँ के रूरल जो लैंग्वेजेज़ हैं उनको जानता हूँ, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जानता हूँ। 10th-12th तो चलिए ठीक है, एक समय हो गया, बीत गया, जो मतलब अभी 5-6 साल बिताए हैं, फिर स्विच करना आपको नहीं लग रहा है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा? यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, बीपीएससी के थ्रू आप जॉब करोगे तो? सर डेफ़िनेटली कुछ चैलेंजेस आएँगे, जैसे कि चेंज इन एनवायरनमेंट जो है, जैसे टेम्परेचर चेंज जो यहाँ पे है। हुँ, जर्मनी यूजुअली ठंडा है। इसके बाद थोड़ा-सा जो पीपल और नेचर ऑफ द पीपल है वो डिफरेंट है जर्मनी और यहाँ पे। अ, उससे थोड़ा इफ़ेक्ट होगा, लेकिन सिंस इवन मैं जर्मनी में रहते हुए भी यूजुअली हर साल 2-3 बार इंडिया विज़िट करता रहा हूँ और कहीं न कहीं एक जो मेरा इमोशनल एंगल है विद अटैचमेंट विद फैमिली, वो अगर सपोर्टिव रहता है तो मुझे यहाँ सेटल करने में फिर से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा आपने आईआईटी से पढ़ा है, उसके बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री हैं। यस सर। इतने साइंस बैकग्राउंड के हैं और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट ऑप्शनल में इस तरीके से रखे हैं, तो कुछ चैलेंजेस नहीं लगे क्या? सर इसके पीछे जो रीज़न है, वो मेनली वही है कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया, तो हुँ, उसमें मैंने देखा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम का लगभग 20% और जीएस-1 जो मेंस में आता है, उसका लगभग 36% कवर करता है। और चूँकि मैं ये एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड में काम करते हुए किया, तो जैसे ऑफ़िस से आने के बाद वहाँ के माइंडसेट को चेंज करके एक जनरल स्टडीज़ के माइंडसेट में लाने के लिए हिस्ट्री एक काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके। आप हिस्ट्री सब्जेक्ट रखें, एक चीज़ पढ़ेंगे वॉल ऑफ बर्लिन, बर्लिन की दीवार, यस सर। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्या है? सर वॉल ऑफ बर्लिन जो है, जब 1949 में जर्मनी का डिवीज़न हुआ, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, तो उसमें बर्लिन एक पर्टिकुलर जगह था, उसको भी 2 विभागों में बाँट दिया गया और बीच में एक वॉल खड़ा कर दिया गया। तो उसे वॉल ऑफ बर्लिन नाम से जाना जाता है, जिसमें एक पार्ट ईस्ट जर्मनी को दिया गया और दूसरा पार्ट वेस्ट जर्मनी को दिया गया। हालाँकि जब जर्मन रीयूनिफ़िकेशन हुआ 3 अक्टूबर 1989 को, तो इस वॉल को जो है गिरा दिया गया। ओके। आइडियल पर्सन आपके सुभाष चंद्र बोस भी हैं, जर्मनी से उनका अच्छा कनेक्शन भी है, क्या मतलब यस सर। किस तरीके से कनेक्शन है अ, उनका? सर वो जब 1939 में कांग्रेस से सेपरेट होने के बाद वो अफ़गानिस्तान और यूरोपीय देशों के रास्ते वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में चले गए और वहीं से उन्होंने जो है जर्मन गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए कुछ काम किया। उनकी शादी ऑस्ट्रियन एक लेडीज़ से हुई और उनकी बेटी प्रोफ़ेसर अनीता बोस अभी
जो है वो जर्मनी के ऑस्बर्ग में प्रोफेसर है। और फॉर्चुनेटली सर आई आल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट डॉटर ऑफ सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग इन इंडियन कॉन्सुलेट उन जब 23 जनवरी 2019 को सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी था, तो वहाँ मुझे उनकी बेटी से मिलने का भी मौका मिला था। और उनके बारे में बोला जाता है बड़ी रहस्यमयी तरीके से इनकी मौत हुई है, सुभाष चंद्र बोस की। क्या है इसके पीछे का स्टोरी? सर उनकी मौत 1945 में एक ताइवान के पास एक विमान दुर्घटना में हुई। लेकिन उनके जो अवशेष वगैरह हैं वो इसके बाद क्लियरली ताइवान या कंफर्म नहीं अपने कर किया बरमूडा जा सकता। ट्रायंगल का कुछ सीन है क्या? सर बरमूडा ट्रायंगल के सीन का इसमें इन्वॉल्वमेंट के बारे में मुझे अच्छा, जानकारी अच्छा, नहीं हाँ है। बताइए। ठीक है। तो उनका उस समय जैसे डीएनए जाँच और इस सब तरह का कोई बहुत ठोस एविडेंस नहीं है। वैसे ऑल इंडिया रेडियो पे उस समय न्यूज़ प्रसारित किया गया कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए अभी भी उनकी मौत की कुछ मिस्ट्रीज़ हैं वो स्टिल जो है अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्कवर्ड हैं। अच्छा, एक स्लोगन है हिस्ट्री में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इसके राइटर कौन है? सर मैं याद कर पा रहा हूँ, इकबाल इनके राइटर हैं। हम्म, बट मैं सर कन्फर्म नहीं हूँ इसके बारे में। इकबाल या बिस्मिल अजीमाबादी? सर प्रोबेबली बिस्मिल अज़ीमाबादी मैं हम्म, श्योर नहीं हूँ सर। इनको फेमस कौन किए थे गा के? भगत सिंह या राम प्रसाद और राम बिस्मिल? प्रसाद बिस्मिल, यस सर। राम प्रसाद बिस्मिल। आईआईटी से आपने ग्रेजुएशन किया, कितने आईआईटी कॉलेज हैं अभी भारत में? सर टोटल 23 आईआईटीज़ हैं इंक्लूडिंग 2 फॉरेन कैंपसेस व्हिच इज़ इन अबू धाबी एंड तंजानिया। फर्स्ट आईआईटी कॉलेज कौन? आईआईटी खड़गपुर इन अभी 1951। हाल ही के दिनों में आईआईटी पटना भी चर्चा में रहा है, क्यों? सर आईआईटी पटना में परम रुद्रा जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, उसको रिसेंटली एस्टैब्लिश किया गया है और जिसमें कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो उन टेक्निक्स पे काम किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। प्रशांत जी, अभी तो बजट का सत्र चल रहा है। जी सर। मैं तो बजट पे ही बात करना पहले पसंद करूंगा। श्योर सर। क्या अभी आप इसको पढ़ रहे हैं? बजट के बारे में पढ़ा है इधर? सर अभी मैं ब्रीफली बजट का देखा हूँ सुबह, और इकोनॉमिक सर्वे जो कि इस बार 29 जनवरी का है उसको भी मैंने ब्रीफली देखा। उसको भी आपने ब्रीफली देखा है। तो उसमें बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना बताया गया है? सर मैं अवेयर नहीं हूँ इसके बारे में। और बिहार का ग्रोथ रेट? सॉरी सर। ओके, ठीक है। चलिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बिहार का ग्रोथ रेट 13% बताया गया है। जब ग्रोथ रेट बिहार का इतना हाई है तो फिर बिहार का जो है पर कैपिटा इनकम लो क्यों है? सर इसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं। जैसे पिछले साल तक जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें पर कैपिटा इनकम बिहार का 66,000 पर पर्सन था। तो उसमें इवन अगर हम इंडिया के पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करें जो कि लगभग 1.96 लाख है। एक चीज अभी आपने बताया कि 66,000, और एक डेटा से ही हम बात करते हैं आपसे कि इकोनॉमी सर्वे इस बार का बता रहा है कि 13% जो है बिहार का ग्रोथ रेट है, ठीक है। और फिर से वो रिपीट हो रहा है कि 70,000 से कम ही जो है पर कैपिटा आपका बता रहा हूँ कि बिहार के लोगों का है। ये डेटा नहीं लगता है कि कहीं संदेहास्पद है? क्योंकि पिछला जो है इकोनॉमी सर्वे में बताया गया कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 66,828 रुपीज है। अगर वो 13% ग्रोथ है तो ये तो उसको 72,000 के आसपास पहुंचना चाहिए था। कि दोनों रिलेट करता है क्या? सर पर कैपिटा इनकम में जो लोग 18 ईयर्स से एबव हैं उनको कंसिडर किया जाता है, जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। तो सिंस बिहार में अभी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो बिहार का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो अगर पर कैपिटा में जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो वो फिर
रिफ्लेक्ट करेगा पर लेस में। पर कैपिटा में डिवाइड करेंगे या फिर टोटल जीडीपी से, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तब हम निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। तो ये चेंजेस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 13% ग्रोथ रेट और वहाँ इतना, ये मुझे बिल्कुल कोई ये नहीं लग रहा है तालमेल इसमें। क्योंकि सर पॉपुलेशन जो जीडीपी में 13% बढ़ा है, लेकिन जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 13% से ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो अगर नॉमिनेटर में 13% है बट डिनोमिनेटर में अगर 16 या 18% है, तो एट द एंड जो उसका डिवीजन आएगा वो लेस आ जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। आप जो है ये मुझे बताएंगे क्या कि बिहार का लिटरेसी रेट क्या है? सर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 2011 बिहार का टोटल लिटरेसी रेट 61.5%, फॉर मेल इट इज 71.2 एंड फॉर फीमेल इट इज 51.5%। ओके, चलिए अब ये जो है इतना कम लिटरेसी रेट होने के बावजूद जो है बिहार में अगर आप इसको बढ़ाना चाहेंगे, लिटरेसी को बढ़ाना चाहेंगे, तो हम अभी बिहार में कोई इंस्टीट्यूशन बड़ा नहीं खोल करके हम अदर चीज़ों पे ध्यान रख रहे हैं, तो फिर ये कैसे लिटरेसी बढ़ेगा? कोई बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन खोल रहे होते अभी, तो हम उसको नहीं करके और कहीं हम टेम्पल बना रहे होते हैं, तो कहीं हम सिर्फ रोड पे ध्यान दे रहे हैं। क्या ये सर बात सही है क्या? एजुकेशन सेक्टर में रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा जैसे बड़े इंस्टीट्यूट अगर हम देखेंगे तो उसमें आईआईटी पटना 2009 में एस्टेब्लिश्ड हुआ, आईएम गया एस्टेब्लिश्ड हुआ, अभी बिहार का सेकंड एम्स जो है एम्स दरभंगा एस्टेब्लिश्ड हो रहा है। साथ ही अभी रिसेंटली बहुत अराउंड इफ आई कैन रिकॉल करेक्टली अराउंड 59 केंद्रीय विद्यालय नए स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें कि जिस जिले से मैं आता हूँ वहाँ 2 और नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित होंगे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में सुधार हो रहा है। ऑल्सो बीपीएससी के थ्रू अभी बहुत सारे टीआरई एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसके थ्रू क्वालिटी टीचर्स अभी लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है क्या कि ये सिर्फ मतलब एजुकेशन को सेंट्रलाइज करने जा रही है गवर्नमेंट? क्योंकि पटना के अंदर में इतनी सारी विश्वविद्यालय को एस्टेब्लिश कर दिया गया और इधर समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ये सारे जिले एकदम सीक्वेंस में है, आसपास हैं, इसमें एक भी विश्वविद्यालय नहीं दिया गया। तो क्या इन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? सर या फिर उन सारे लोगों को माइग्रेट करके पटना ही आ जाना चाहिए? नहीं सर, इस तरीके से शायद गवर्नमेंट इस तरीके से कम्प्लीटली नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे अब रिसेंट एग्जांपल देखें जो मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं वो बिहार में ऑलमोस्ट स्प्रेड है। जैसे न्यू मेडिकल कॉलेज में अभी मेडिकल कॉलेज पूर्णिया खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज बेतिया में खुला नहीं, है। वो कॉलेज तो खुल रही हैं, मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप मास्टर्स की डिग्री लेने जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, पीएचडी करना है तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस जाना पड़ेगा। तो जिससे क्या है कि बेगूसराय हो गया, मैं जहाँ खगड़िया के स्टूडेंट को देखता हूँ, समस्तीपुर के छात्रों को देखता हूँ, ये सारे लोगों को एक लंबी दूरी ट्रैवल करके जाना पड़ता है और जिस कारण से वहाँ की महिलाएं जो है, वहाँ के जो फीमेल स्टूडेंट हैं, वो हायर एजुकेशन की ओर नहीं जा रहे हैं। तो वो सारे स्टूडेंट को ऐसा तो नहीं किया कि वो पटना बुलाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम लोग पटना ही आओ पढ़ने के लिए, तब तुमको हम हायर एजुकेशन देंगे। सर ये मुझे लगता है कि ये मे बी पार्शियली कुछ जैसे इन बड़े इंस्टीट्यूट के लिए लैंड एक्विजिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा की ज़रूरत होती है, उसके लिए ट्रू हो। बट इन जनरल जैसे आपने समस्तीपुर और बेगूसराय का बात किया, अभी बेगूसराय में निफ्ट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है वो खोला जा रहा है, अभी फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोला जा रहा है। जैसे दरभंगा भी नॉर्थ बिहार में है, वहाँ पे एम्स दरभंगा आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट कम्प्लीटली सेंट्रलाइज नहीं कर सकती है। ठीक, अच्छा ये मुझे बता दीजिए, एक क्वेश्चन जो है, बिहार से झारखंड से लगने वाले बिहार के जिलों का नाम बता दें। सर झारखंड से बिहार के टोटल 8 जिले आते हैं, जिसमें कि कटिहार, कैमूर, रोहतास, गया, मुंगेर, बांका, भागलपुर, ये जिले हैं।
ओके, ठीक है। ये जो है गंगा नदी के बारे में आप मुझे कुछ खास बात बताइए, पटना में। सर पटना में गंगा नदी का जो टोटल लेंथ है वो 99 किलोमीटर है। ये बिहार के 12 जिलों से गुजरती है, जिसमें सबसे ज़्यादा लंबाई पटना आपने जिले में कोई है। खास बात मैंने बोला पटना में, जो इस पे कुछ एस्टेब्लिश्ड है कुछ पटना में? सर पटना में गंगा नदी के किनारे अभी जो मेरीन ड्राइव बना है वो कि जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र है। वाटरवेज? सर जो वाटरवे है वाटरवे 1 ऑफ इंडिया, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, वो भी पटना से गुजरती है। उसका एक पोर्ट भी है यहाँ पे, मतलब जिसको रिवर पे आप देखते हैं। सॉरी सर, मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक कोई डॉल्फिन से रिलेटेड कुछ है क्या? यस सर, गंगेटिक डॉल्फिन जो कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, वो पटना के गंगा नदी में पाया जाता है। ठीक। आप जो है एक पब्लिक सेक्टर जॉब को छोड़ करके फिर से पब्लिक सेक्टर की ओर आना, मतलब पब्लिक सर्विस में आना चाहते हैं। यस सर। सर ये 2 डिफरेंट टाइम में हो रहा है। जिस समय मैंने पब्लिक सेक्टर का जॉब 2018 में छोड़ा था, तो उस समय मैं जर्मनी जाके कुछ नया सीखने के लिए एक जो फर्दर कैरियर ग्रोथ होता है, उसके लिए मैं जाना चाह रहा था। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स, जो कि जर्मनी अपने ऑटोमोबाइल्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, तो उसके लिए मैं पढ़ाई के लिए वहाँ गया, वहाँ मैंने काम किया। जो अभी मैं फिर से बीपीएससी के थ्रू बिहार आने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके डिफरेंट रीजन्स हैं। जैसे कि फर्स्ट रीज़न है कि अभी मुझे लग रहा है 5-7 साल जो लास्टली मैं काम कर रहा हूँ, कि मेरा कहीं न कहीं जो मेरा लाइफ़ है वो लैबोरेटरी और मेरा ऑफ़िस केबिन के बीच में जो है वो सीमित रह गया है। ठीक है। अगर आप मान लीजिए बिहार पुलिस सर्विस में चयन हो गए हैं, डीवाईएसपी बन चुके हैं, आपका पूरा फुल फ्लेज ऑफिस मिला हुआ है, आपके ऑफिस में जो है एक हवलदार है, रैंक का ही है, वो जो है आपके नाम पे पैसा घूस ले रहा है और उसका पहुंच एसपी साहब से उसकी बहुत अच्छी बनती है, वो सेम कास्ट के हैं। अब ऐसे में आपको जब सूचना मिले क्या कि आपके नाम पे ये हमारा हवलदार बार बार पैसा ले रहा है, घूस ले लेता है लोगों से, तब आप इसमें कौन सा 2 स्टेप लेंगे क्विक? फर्स्ट सर, मैं इसकी पुष्टि करवाऊँगा कि वो सही में ऐसा कर रहा है, क्योंकि माइट बी किसी और रिसोर्सेज से अगर मुझे न्यूज़ मिलती है, तो पहले मैं उसकी जांच करवाऊँगा। अगर ये सही पाया जाता है, तो एज ए सेकंड स्टेप मैं उसको इमीडिएटली कॉल करूँगा और उससे रीज़न पूछूँगा, और उस पे जो भी एज़ पर आवर लॉ एंड ओथ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कार्रवाई होती है, वो मैं उस पे वो कार्रवाई अगर करूँगा। आप कार्रवाई करेंगे तो आपसे एसपी सर नाराज हो जाएंगे, फिर आपको वो सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि उनके कास्ट का है वो। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स भी चलती है, ऑफिस में ये सिस्टम बना हुआ है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप उन पे एक्शन लेंगे, अगर वो एसपी सर को शिकायत कर दिए कि हमारे कास्ट का है और हमारे ऊपर ऐसे करवा रहे हैं, तो फिर आपका जॉब खतरे में आ जाएगा, तब ऐसे में आप क्या करेंगे? सर सिंस ड्यूरिंग द जॉब मैं एक ओथ भी ओथ लूँगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना है, तो उसको एधेर रखते हुए डिस्पाइट ऑफ द कंसिक्वेंस मैं चाहूँगा कि जो भी उचित कार्रवाई होती है उसके लिए वो करने के लिए। अगर आपको फिर एसपी सर कॉल करके बोले कि तुम इसको जाने दो? सर मैं उनको सारा सिनेरियो बताऊँगा, कन्विंस करूँगा कि सर एज़ पर रूल ये मोरली एथिकली गलत है, और इससे नहीं, वो रिजिड ही हो जाए क्या कि तुमको फोन पे ही आपको कुछ छोड़ना ही है, तब आप क्या करेंगे? सर फिर भी मैं लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो भी मेरा ड्यूटी बनता है वो मैं करूँगा, और प्रोबेबली अगर ऐसा कुछ कंसिक्वेंस आता है तो वो मैं फेस करने के लिए रेडी रहूँगा। ओके। हाँ, आपने बैडमिंटन और ट्रैवलिंग, बैडमिंटन पे पिछले बार मैंने प्रश्न भी पूछा था आपसे, तो क्या कोर्ट का साइज बता सकते हैं? सिंगल्स में 44 फीट लेंथ एंड 17 फीट विड्थ, डबल में लेंथ सेम होगा और विड्थ जो है 20 फीट हो जाएगी। ओके सर। प्रशांत जी, जर्मनी में आप जॉब कर रहे हैं,
सबसे पहले तो बताइए कि संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया है? सर संविधान में जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं पार्ट 18 जिसमें कि पर्टिकुलरली सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उससे लिया गया है। अभी आपने बात की थी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात, यस और आप जब तैयारी के दौरान तैयारी किए होंगे तो उस समय आईटी, जेई, एआई, ट्रिपल ई वगैरह इनसे लोग एंट्रेंस दे के तब जाते थे एडमिशन कराने। यस अभी इसका पैटर्न चेंज हो गया है, अब मेंस और एडवांस हो गया है। इससे क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है आपका दिख रहा है? सर जैसे आईआईटी जेई में भी उस समय जो आईआईटी जेई एंड एआई ट्रिपल ही होते थे, कहीं ना कहीं उसका पैटर्न जो है वो मेंस और एडवांस वो सिमिलर है। जैसे मेंस जो है इक्वल टू आईआईटी जेई, सॉरी एडवांस इज इक्वल टू आईआईटी जेई, और मेंस जो है वो एआई ट्रिपल ही है। तो उसमें क्या होता था कि सभी स्टूडेंट्स दोनों एग्ज़ाम में एक साथ अपियर होते थे। जो अभी मेंस और एडवांस का पैटर्न हुआ है उसमें थोड़ा सा ये चेंज किया गया है कि जो मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, एक सर्टेन लेवल ऑफ मार्क्स लाते हैं, वही फिर एडवांस एग्ज़ाम में अपियर होंगे, और जो उस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर मेंस की अच्छा, तैयारी एक बात करेंगे। बताइए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही थी, आपने बताया कि बिहार लगातार प्रयास भी कर रहा है, तो फिर बिहार के बच्चों का आप देखेंगे लगभग एक दशक हो गया है, आईटी में सिलेक्शन जो है वो रेट कम हो गया है उनका। सर इन जनरल अगर आईटी में नंबर ऑफ सीट्स हम देखते हैं तो वो उतना बढ़ नहीं रहा है। जैसे कि मैं 2012 में सेलेक्टेड हुआ था, उस समय अराउंड 10,000 सीट्स थी, जो कि अभी लास्ट 14 ईयर्स में 12,000 हुई है, ओनली 2,000 इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन जो नंबर ऑफ एस्पेरेंट्स हैं वो लगभग उस समय अगर 5 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो अभी अराउंड 20 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे आप देखें कि आप ही खुद सिलेक्शन आपका हो गया है और आपका रुझान है सिविल सर्विसेज की तरफ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं जाना चाहते हैं उस तरफ, और बिहार में एक परसेप्शन हो गया है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है? सर मुझे लगता है कि अभी इवन बिहार में खास करके सिविल सर्विसेज का भी काफ़ी ज़्यादा रुझान है, लेकिन अगर हम 10वीं और 12वीं के लेवल पे देखें तो अभी भी इंजीनियरिंग पर्टिकुलरली आईआईटी और जो नीट एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए, उसके प्रति अच्छा, रुझान आपने बहुत गेट ज़्यादा का है। एग्जाम दिया था? जी नहीं सर, उसमें मैं भी अच्छे पोस्ट होते हैं आईईएस के थ्रू, यस सर। तो आपने उसका एग्जाम देके या फिर आप उधर जाते? सर यूजुअली गेट के एग्ज़ाम के थ्रू एक पब्लिक सेक्टर कंपनी मिलता है, जो कि मुझे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ऑलरेडी मिल चुका था, तो इसलिए मैंने गेट का एग्ज़ाम में अपीयर तो हुआ आपकी था। इतनी अच्छी जो है वो एजुकेशन है और सरकार के द्वारा तो ऐसा भी होता है कि जो जिस क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं उनको सीधा सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया जाता है। जी। तो सलाहकार के तौर पे नियुक्त होना वो ज़्यादा सही है या फिर प्रशासन में आके प्रशासक के तौर पे काम करना ये ज़्यादा सही है? सर जो लेटरल एंट्री है, जैसे रिसेंटली 45 लेटरल एंट्रीज निकली भी थी, उसमें यूजुअली जो एक्सपीरियंस लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइक अभी जैसे हम अभी एक प्रोमिनेंट एग्जांपल देंगे तो साइंटिफिक एडवाइज़र जो हैं वो अभी लेटरल एंट्री के थ्रू हैं, जो प्रीवियसली आईटी के डायरेक्टर रह चुके थे। तो यूजुअली वो रिक्रूटमेंट एबव 50-55 होता है, तो उसमें काफ़ी एक लंबा वेट टाइम है। रैदर कि अगर अभी इस एज में अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी सर इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है। जैसे कि हम ई-वेस्ट मैनेजमेंट सुन रहे हैं, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी 3 दिन पहले 29 जनवरी को बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। आज के बजट में इंडिया अच्छा, अभी सेमीकंडक्टर जो मिशन। ट्रेड हुआ है ईयू के साथ, जो ट्रेड हुआ है, या इससे पहले आप सुनते होंगे टैरिफ को लेकर यस कि अमेरिका जो है भारत के कई सारे प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा देता है, सर। तो उसका क्या असर हुआ है भारत की इकोनॉमी के हिसाब से? सर जो यूएस का टैरिफ है वो अ, थोड़ा आर्बिट्री तरीके से लगाया गया, जिस पे कि इंडिया के एक्सपोर्ट पे इफ़ेक्ट आ सकता है। क्या जैसे इफेक्ट आया है? कि जो प्राइस हैं इंडियन जैसे कि बिहार में मखाना का जो है एक्सपोर्ट हो रहा है यूएसए, उसका प्राइस यूएसए में बढ़ जाएगा। आपने तो अभी इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट देखा है या पढ़ा है?
यस सर, ब्रीफली पढ़ा था, दो ब्रीफली पढ़ा दो था, दिन उसमें पहले आया सीधा था। सीधा कहा गया है कि अमेरिका के टैरिफ से भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इवन भारत का जो गुड और सर्विसेज है इसका एक्सपोर्ट में और इंक्रीज ही हुआ है। तो एक तरफ जहाँ टैरिफ के लगने से ये समझ में आता है कि इकोनॉमी में मेरा फॉल हो जाएगा, लेकिन इसके अमेरिका आप देखेंगे कि जो वेनेजुएला का इशू हुआ है, तो अब अमेरिका ये भी बोल रहा है कि हम भारत को तेल बेचेंगे। हुँ। तो अमेरिका जिस तरीके से बाकी लोग डर रहे हैं, उससे तो भारत को फायदा ही हो रहा है, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो या तेल क्रूड ऑयल को लेकर हो। यस। तो फिर भी अमेरिका की इतनी जो चल रही है पूरे देश में कि अमेरिका सबको डरा रहा है, ये सही है? सर वो कहीं न कहीं जो न्यू रिसेंटली जो यूएसए प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उनके कुछ डिसीजंस हैं जो काफ़ी क्विक हैं, और जिसका कि क्या एग्ज़ैक्ट इफ़ेक्ट होगा, मे बी लॉन्ग टर्म इट माइट बी इफ़ेक्ट जो है डिफरेंट हो, बट शॉर्ट टर्म में जैसा कि आपने बोला कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, तो हम लोग अभी वही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अच्छा, आपने काम किया है इलेक्ट्रिक कार में, यस। और जो ईयू के साथ साइन हुआ है डील, इसी में आपको टर्म पता भी होगा, सीबीयू, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, और एक सीकेडी है, नॉकडाउन। सर मैं टर्म के बारे में अवेयर नहीं हूँ। नहीं है? तो क्या लगता है कि कार की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर जो मदर ऑफ ऑल डील्स ईयू के साथ साइन हुआ है, उसमें जो ऑटोमोबाइल्स पे 110% तक का टैरिफ था, उसको रिड्यूस करके 10% तक लाने का टारगेट है। तो उसमें जो पर्टिकुलरली जर्मन कार मेकर्स जैसे बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फोक्सवैगन, पोर्शे, मर्सिडीज़, इनके कार्स इंडिया में डेफ़िनेटली सस्ते होंगे, और इंडिया से भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जिस पे कि 14% टैरिफ लग रहा था, उसको 0% कर दिया गया है। तो इंडिया में जो जैसे एक हार्डवेयर डेवलप हो रहा है, लेट्स सपोज चार्जर का, तो बोश जैसे एक बोश कंपनी है बेंगलोर में, जिसको अभी जर्मन चांसलर ने अपने विजिट के दौरान एक विजिट भी किया था बेंगलोर में। तो उन सब जगह पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिसको कि कार में यूज़ किया जा सकता है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली इंडिया में करके उसको जर्मन कार्स में लगाने के लिए जर्मनी भेजा जा सकता है। तो इट्स लाइक बोथ वे एक बेनिफिशियल डील है। ठीक। ठीक, इंटरव्यू ओवर भाई। थैंक यू सर। आ जाइए प्रशांत। पिछले बार भी आप इंटरव्यू दिए थे, इस बार भी दे रहे हैं, क्या अंतर लगा बताइए, क्या चेंजेस लगा आपको? सर लास्ट टाइम मैं जर्मनी से जस्ट आया ही था, तो मैं ऑलमोस्ट जो था कॉन्टैक्ट जीएस, और इससे लगभग 2-3 महीने कंप्लीट गैप में था। तो रिसेंटली मैं थोड़ा-सा पढ़ाई भी किया और हाँ, थोड़ा बैकअप किया, और दूसरा जो लास्ट टाइम फीडबैक था, मैं हिंदी में इतना यूजुअली मैं इंग्लिश यूज़ करता था कोई भी मीटिंग या प्रोफ़ेशनल कामों में। तो इस बार मैंने थोड़ा लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश से बिल्कुल ये हिंदी दिख की ओर रहा स्विच था, की। काफ़ी इम्प्रूवमेंट था पिछले बार तो इंटरव्यू, इस बार भी। कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी अच्छी हो गई, हिंदी में काफ़ी अच्छे से आप बात भी कर पा रहे हैं। मनी वर्ड्स तो आप इंग्लिश यूज कर ही सकते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा आप हिंदी अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, आई कांटेक्ट भी अच्छा है। तो सब हमको लगता है कि काफ़ी इस पे आप काम करके आए हैं, ट्राई किया हूँ, है ना? कोशिश की। नॉलेज लिस्ट भी आपका अच्छा है, जैसे ठीक है हिस्ट्री पे उतना डेप्थ नहीं, लेकिन नॉर्मल पकड़ आपकी अच्छी है ना? हाँ, ग्रीटिंग्स में शायद आप आए थे तो हाँ, फिर उस टाइम गुड कमी मॉर्निंग थी। में हाँ, ग्रीटिंग्स में कमी गुड थी, मॉर्निंग मिसिंग था, या है गुड ना? आफ्टरनून जो होता है वो हाँ, ये मिसिंग था। मिसिंग था। जैसे सर एक पूछे थे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, एसपी वाला जो पूछे थे घूस ले, तो आप बोल सकते थे कि रिटन फॉर्म में मांगेंगे, है ना? यदि मानिए कुछ ऐसा है तो एसपी साहब बोल रहे हैं कि नहीं को जाने दीजिए, तो आप सीधे बोलिएगा कि हम उनसे लिखित मांगेंगे कि लिख के दे दीजिए सर, छोड़ देते हैं। आपको इस चीज में लिखित देता नहीं है, हुँ, हुँ। है ना? मौखिक बोलना और लिखित देना दोनों बहुत अंतर है। जी।
है ना? तो समझ गए। आप इस तरीके से जब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आए, लगे क्या कि इसमें है कि बड़े अधिकारी या बड़े मंत्री कोई प्रेशर कर रहे हैं, तो उस पे तुरंत बोलिए कि हम उनसे लिखित मांग लेंगे, लिखित सुझाव मांग लेंगे, फिर उस पे लिखित हर देगा कहीं ही नहीं कोई लिखित आएगा ही नहीं, तो फिर काम होगा ही नहीं। कि ठीक गलत चीज़ें में कोई लिखित तो दे नहीं ना सकता है। नहीं दे सकते हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि आप उसमें इतना, क्योंकि आप एक्शन उतना नहीं ले सकते हैं, ठीक है। विभाग बहुत अलग तरीके से काम करता है। ठीक है। बाद बाकी आपका सारा चीज़ सही है। हमको लगता है इंटरव्यू में आपके 85 80 प्लस सी नंबर मिलेंगे। लेकिन मेंस तो आपका अच्छा गया ही है, लगभग ठीक ही गया ना? डीआई तो क्या 72 में 72 है? मैंने चेक जो करवाया था उसके अकॉर्डिंग तो 72 था। तो ठीक है, हमको लगता है अच्छा रैंक भी आएगा आपका फिर, है ना? जितने अच्छा जाएगा इंटरव्यू। 85 के अराउंड आपके इंटरव्यू में जो कम्युनिकेशन स्किल है, नॉलेज भी आपकी अच्छी है और आपने काम भी किया है। कब है इंटरव्यू इसका? जस्ट 4th फरवरी, 3 डेज का। 4 को। जी। अच्छा, कोशिश करिएगा इसके बाद आप मौका ना ही दे तो बेहतर है ना? क्योंकि और मौका देंगे तो होगा क्या ना कि बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाएंगे और वहाँ फैक्ट्स का जवाब आपके पास नहीं रहेगा, कभी कभी मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो सेल्फ प्रैक्टिस ही 1-2 दिन घर पे कर लीजिए और मौका देने की जरूरत नहीं और अच्छा जाएगा आपका पसंद इंटरव्यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, जैसे कि मैंने साक्षरता दर पूछा, सिर्फ लिटरेसी रेट पूछा, तो सिर्फ बिहार का पूछा था, आप मेल फीमेल दोनों बताने लग गए। टू द पॉइंट हाँ। चलना है इसमें। ये एक चीज़ जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जो पूछें बस उतना ही आंसर दे करके रुक जाना है। हो सकता है कई बार आप बताने के दौरान क्वेश्चन आपका डायरेक्शन वो चेंज कर ले, ज़्यादा अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वही आपको इंटरव्यू डाइवर्ट करके ले जाए। ये तब करते हैं जब आपको इंटरव्यू डाइवर्ट करना हो। जब आप लॉन्ग आंसर कब देते हैं, जब दोनों में स्ट्रेटजी क्या होता है सो बताता हूँ। इंटरव्यू अगर आपका अगले पॉइंट पे आपका आंसर नहीं पता है तो इंटरव्यू को डाइवर्ट मत कीजिएगा खुद से। अगर आप एक्स्ट्रा आंसर दे रहे हैं यानी आप इंटरव्यू को सेम डायरेक्शन से आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। लॉन्ग आंसर का मीनिंग यही होता है कि आप टू द पॉइंट चलना नहीं चाह रहे हैं इंटरव्यूअर्स को चाह रहे हैं कि हम क्या करें, डाइवर्ट कर दें। ठीक है। एक चीज जो अभी ट्रेड को लेकर चल रहा है, तो उसमें आपने बताया कि सारे कार का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। नॉट ऑल, अप टू 10% सर। अप टू 10, उसमें दो तरह की सिचुएशन, चूंकि आप इस फील्ड में काम किए हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पे भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो इस पे टैरिफ कम नहीं होना है। जो सिर्फ जर्मनी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा या अदर किसी कंट्री से, तो उसके लिए है कि उसमें हो सकता है कि कम हो जाए। तो उसी में दो टर्म था अपने सीबीयू और सीकेडी का, थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा जाएगा इंटरव्यू बाकी आपका, ठीक है? बाद बाकी सारा कुछ सही है। आप प्रिपेयर्ड हैं। और एक चीज हम लोग इनसे बहुत हम कोशिश किए कि गवर्नमेंट से नेगेटिव बुलवा लें गवर्नमेंट के बारे में। मैंने आपसे बहुत कोशिश किया था बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया वाले पे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ तो स्टेटमेंट दे, लेकिन वहाँ आप जो है एक अच्छा चीज बता दे रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं गए। ये बहुत अच्छा आपका पॉजिटिव रहा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएं। बार बार आपको मतलब वो मैं जबरदस्ती आपसे फोर्स कर रहा था कुछ तो बोलो निगेटिव, लेकिन आप मतलब वो बहुत पॉजिटिव चीज़ था वो। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है। आप बस थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे लास्ट का पढ़ के जाइएगा, बाकी आप पूरा 100% प्रिपेयर हैं इंटरव्यू के लिए। कहीं कोई शिफ्ट दिक्कत में नहीं। या सेकंड शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट। तो न्यूज़पेपर थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलेगा, उसको पढ़ लीजिए। अभी आज जो है स्पीच, उसका हाइलाइट्स आप जरूर देखिएगा अच्छे तरीके से, उसमें कुछ पॉइंट्स कीवर्ड्स नोट्स जरूर कर लीजिएगा। और इससे पहले 29 को जो आया है इकोनॉमी सर्वे, उसका भी की पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।